नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस, जिसके अंतर्गत विभिन्न पद डीएचओ एवं एसपीपी अन्य पद आए थे, उनका प्री एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। तो मेन एग्ज़ाम एक तरीके से जो पाठ्यक्रम है और उस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में हम आज इस वीडियो में हिंदी एवं निबंध, जो कि हमारा 2 घंटे का पेपर है, और इस 2 घंटे के पेपर में कह सकते हैं कि 100 अंक आपके रहेंगे। और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वैकल्पिक है और ये भी डिस्क्रिप्टिव ही होगा, 3 घंटे का है, 200 नंबर के। लेकिन हम इसमें प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या इसके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें सिलेबस को, अगर हम देखें, जो हमारा अनुभव रहा कि ये 90 to 95% सिलेबस जो एसीएफ का पेपर होता है, एसीएफ की हिंदी, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, लगभग उसी का है। बस इसमें अंतर ये है कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं कह सकते हैं कि नंबर एक तरीके से वो कम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सेम कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो सिलेबस है वो सेम ही है। बस पूर्णांक इसमें 100 नंबर का है, वहाँ इससे ज़्यादा नंबर के होते हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला जो है सामान्य हिंदी में 50 नंबर का प्रथम खंड, क्योंकि एक ही में एस्से और दोनों हो जाएगा। तो प्रथम खंड में अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक। हालांकि ये यूपीपीसीएस मेन में भी ये हिंदी के रूप में आता है, ये डायरेक्ट रहेगा। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला अपठित गद्यांश का संक्षेपण। तो सामान्यतः आप सभी दैनिक जागरण अगर पेपर है तो इसमें देखते हैं एक तरीके से एडिटोरियल आता है, संपादकीय। उस संपादकीय में ऊपर नीचे 2 तरीके का, और उसके बगल में जस्ट दाहिने साइड एक कॉर्नर में कह सकते हैं कि वहाँ पे भी एक किसी न किसी, तो वो एक तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो वो संपादकीय का जो मैटर है एक तरीके से उसको हम संक्षेपण के रूप में ले सकते हैं, प्रैक्टिस के रूप में। उससे संबंधित प्रश्न में अब देखिए ये थोड़ा सा है, जो मेरा अनुभव है, अब ये हो सकता है क्वेश्चन आए या न भी आए। जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संक्षेपण क्या होता है, तो आपको संक्षेपण क्या है और संक्षेपण की विशेषताएं बताइए। जैसे संक्षेपण है तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए कि पूर्ण होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि भाई हम संक्षेपण कर रहे हैं। और स्पष्टता होनी चाहिए, इसकी भाषा सरल होनी चाहिए। संक्षेपण जब भी हम करेंगे तो इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अन्य जो हैं उनको एक तरीके से उनका समावेश नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरा जो एक तरीके से 2 ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो संक्षेपण क्या है, इसकी विशेषताएं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या हमारा एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि गद्यांश जो दे दिया जाएगा उसमें रेखांकित का रुकता है, और उस रेखांकित जो अंश होता है उसकी हमें व्याख्या करनी होती है, एवं साथ ही साथ उसका हमें शीर्षक, कि इस गद्यांश का क्या शीर्षक होगा। तो ये उम्मीद यही की जा सकती है कि ये 10 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन होगा ही होगा। ये फर्स्ट पार्ट जो है कह सकते हैं कि फर्स्ट ये 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा जो सेक्शन है, सेक्शन 2, अनेकार्थी शब्द। और एक जो हमारा अभी तक का अनुभव रहा, उस अनुभव के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सेकंड है ये ग्रामर का पोर्शन है, और जो नंबर आपके उठने हैं वो ग्रामर में उठते हैं, क्योंकि ग्रामर में अनेकार्थी शब्द अर्थात विलोम, अब कोई भी शब्द है उसका क्या विलोम होगा आपने लिख दिया, उसमें अब एक भी नंबर, अगर 5 नंबर के आ रहे थे 5 के 5 नंबर आपको मिलने हैं, इसमें किसी प्रकार के मार्क्स काटे नहीं जा सकते हैं। पर्यायवाची शब्द है, अब अगर उसमें दे दिया कि आकाश का पर्यायवाची लिखिए, या पक्षी का पर्यायवाची लिखिए, समुद्र का पर्यायवाची लिखिए, कमल का पर्यायवाची लिखिए, तो इस तरीके से जब भी 2 नंबर 4 नंबर जो भी आएगा उसमें नंबर कटने के चांसेज नहीं रहते हैं। इसलिए ग्रामर पे हमें फोकस करना है, क्योंकि ये संक्षेपण है, सभी करेंगे, किसी का अच्छा होगा, किसी का थोड़ा सा अच्छा नहीं हो सकता है। रेखांकित अंशों की व्याख्या सभी लोग करेंगे, शीर्षक सभी लोग लिखेंगे, किसी का ज़्यादा उपयुक्त होगा, किसी का कम होगा। तो इस तरीके से
इसमें तत्सम तद्भव क्षेत्रीय विदेशी, तो ये वर्तनी क्या होती, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि एवं समास। अब संधि तत्सम तद्भव क्या होता है, तो तत्सम शब्द दे दिया जाएगा, तद्भव शब्द दे दिया जाएगा, या इनके पहचानने के बारे में दे दिया जाएगा, या इन तत्सम होता क्या है, तद्भव क्या होता है। संधि एवं समास, अब दो तरीके से संधि एवं समास में जैसे आ गया 2 नंबर या 5 नंबर में कि संधि एवं समास में क्या अंतर होता है, या संधि कितने प्रकार की होती है, उसमें जो 2-3 में मुख्य रूप से संधियां हैं उनकी व्याख्या कीजिए, या समास क्या होता है, समास के बारे में व्याख्या कीजिए। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला के बारे में भी, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्ति। अब देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों में क्या होता है कि एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बन सकता है कि मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर समझाइए। तो मुहावरे एक तरीके से इनमें जो अंतर होगा वो आपको, तो बस मेरा ये है कि कैसे आपको पढ़ना है। संभावित क्वेश्चन दो तरीके से हो सकते हैं कि मुहावरे आ जाएंगे, किसमें से ये 10 दे दिया जाए या 5 दे दिया जाए, ये मुहावरे हैं, इनका अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इस तरीके से आपको करना हो जाएगा, या इन दोनों के बीच डिफरेंसेज आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, ये एक तरीके से जनरली इसके बारे में आप सभी को मिलेगा नहीं जो किताबें दी गई हैं, लेकिन क्योंकि मैंने एसीएफ का दिया था पेपर, और उसमें उसके लिए मैंने प्रमुख बोलियों के बारे में काफ़ी कुछ सर्च करने के बाद हिंदी मीडियम के जो परीक्षार्थी होते हैं, हिंदी लिटरेचर से देने वाले या इस तरीके से, तो उनसे हमारे पास नोट्स होगा, तो कोशिश हमारी होगी कि उसको हम देख के कहाँ है तो आप सभी को उपलब्ध करा देंगे एक वीडियो उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। जैसे अब उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली अवधी, तो इस तरीके से मुझे याद भी है कि इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि अवधी बोली की विशेषताएं बताइए, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। या ब्रज भाषा है, ब्रज, कौरवी बोली, खड़ी बोली, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अवधी बोली, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, तो ये भी, अब देखिए इसमें से ये बड़ा सिलेबस है, लेकिन ये ग्रामर का पोर्शन है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, अब इसमें ग्रामेटिकल भी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस तरीके से भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो ये सब हमें मात्रा की अशुद्धियाँ हो सकती हैं, तो इस तरीके से भी त्रुटियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन स्कोरिंग यही होने वाला है, ये स्कोरिंग रहता है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट, ये उम्मीद यही की जा सकती है 30 नंबर की क्वेश्चन इस सेकंड टॉपिक से आएंगे इन सभी से। नेक्स्ट जो है वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, तो 5 नंबर का ये हो जाएगा और 5 नंबर का ये। अब ये नहीं कि मैं पेपर बना रहा हूँ कि मुझे ये मालूम है, बट ये एक तरीके से ये संभावित हैं, क्योंकि 3 सेक्शन दिए गए हैं, तो तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, ये 100% है। इस सेकंड सेक्शन में से अब किस में से पूछा जाएगा और किसको छोड़ा जाएगा, इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी रखनी है, और 50 नंबर के क्वेश्चन हैं, स्कोरिंग हो सकते हैं, सबके लिए कॉमन होने वाले हैं, चाहे वो डीएचओ के हों या एग्रीकल्चर सर्विस के। नेक्स्ट द्वितीय जो खंड है हिंदी निबंध 50 अंक का है, और इसकी अधिकतम सीमा विस्तार जो है वो 500 शब्दों का होगा। तो उस 500 शब्दों में तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हिंदी निबंध लिखने के लिए हम अगर देखिए इसमें हिंदी निबंध की बात की गई है, तो एक तरीके से जो निबंध लिखना होगा वो हिंदी में, क्योंकि पीसेस मेन में हम सामान्यतः इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, वहाँ केवल निबंध की बात की जाती है, क्योंकि वहाँ निबंध का पेपर ही अलग से होता है। चलिए, तो यहाँ पे आपका साहित्य एवं संस्कृत, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो अभी किस तरीके से जनरली निबंध में हम मूलतः जैसे प्रस्तावना हो गया, मुख्य तथ्य और निष्कर्ष, इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा जो कह सकते हैं कि लयबद्धता होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारा वाक्य एक तरीके से पूरा नहीं हुआ, हम दूसरे वाक्य पे चले गए, इस तरीके से तो अच्छे निबंध में नंबर लाए जा सकते। लेकिन इसमें जो हमें मेन किसमें 6 एक तरीके से बिंदु दिए गए हैं,
ये 6 टॉपिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन मुझे जो उम्मीद है कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, और हो सकता है कि ये 6 के 6 टॉपिक्स एक-एक क्वेश्चन एक-एक दे दिया जाए। जैसे साहित्य एवं संस्कृत दिया गया है, तो अब इसमें दे दिया जा सकता है साहित्य एवं संस्कृत में आधुनिक भारत में साहित्य का योगदान, इस तरीके से टॉपिक दिया जा सकता है। राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं क्रियान्वयन है, तो अब राष्ट्रीय विकास योजनाएं जो संचालित हो रही हैं, विभिन्न योजनाएं, उसी में से किसी योजना के बारे में या सामान्यकृत रूप से सीधा यही टॉपिक ही दे दिया जाए कि किस तरीके से आप इसका मूल्यांकन करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं एवं निदान, अभी इसके अंतर्गत जैसे ओबीसी बिल आया है, अदर इस तरीके से कोई भी टॉपिक। विज्ञान एवं पर्यावरण है, तो डायरेक्ट विज्ञान एवं पर्यावरण पे भी, पर्यावरण है तो हमारा पर्यावरण में जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग का ग्लोबल वार्मिंग, बस इतना ही टॉपिक दे देगा ग्लोबल वार्मिंग। अब इस पे हमें निबंध, क्योंकि ये निबंध है। प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ इस समय आ रही, तो संभावित तो ये हो सकता है कि वर्तमान में बाढ़ की स्थिति एवं उनके समाधान। तो इस तरीके से कुछ भी कृषि उद्योग एवं व्यापार, तो कृषि उद्योग एवं व्यापार अर्थात कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, या जो टॉपिक के बारे में हम आप सभी को एक संभावित ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से देते रहेंगे कि क्या क्या संभावित बन सकते हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस करें। लेकिन ये सारे, अब इसमें सजेशन ये है कि जैसे हमारा साहित्य एवं संस्कृत है, तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का साहित्य एवं संस्कृत पे उतना अच्छा नहीं लिखा जा सकता है, कोई भी मैटर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कृषि उद्योग एवं व्यापार, तो कृषि पे जनरली हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, तो सामान्यतः कोई भी स्टूडेंट अब लिख सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान के बारे में। हमारा जीडीपी परसेंटेज, हमारा टोटल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में ही, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सारे मतलब खंड आ जाएंगे, और उसकी क्या स्थिति है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एग्रीकल्चर इसे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तमाम कह सकते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो ये सारे टॉपिक्स, बैंकिंग सेवा, भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो बैंकिंग सेवा, इससे रोजगार, तो ये सारे टॉपिक। तो कृषि हुआ, प्राकृतिक आपदाएं एवं निवारण, ये भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, तो एग्रीकल्चर से, तो इसके बारे में भी विज्ञान एवं पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अब अंतर्राष्ट्रीय जैसे अभी हमारा ओलंपिक खेल हुआ है, तो पूछा जा सकता है कि भारत का ओलंपिक खेल में जो जैसे अभी तक का जो प्रदर्शन है वो सर्वश्रेष्ठ रहा, लेकिन फिर भी हम विश्व की आबादी में दूसरे नंबर पे हैं, फिर भी हमारा जो उसके हिसाब से हमारा जो प्रदर्शन है वो कम है। तो इस तरीके से कुछ उस पर, उससे रिलेटेड टॉपिक दे दिया जाए, उस पर आपको निबंध लिखने के। तो ये एक सामान्य से। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा है, ये हिंदी जो मेन है, इसमें आपको कौन कौन सी बुक प्रिफर कर सकते हैं। तो एक तो PN पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे, सभी को मालूम होगी, सभी के पास होगी, पृथ्वीनाथ पांडे। दूसरा हरिदेव बाहरी की बुक आती है, बड़ी अच्छी बुक। देखिए अभी ये हम सब जब पीसेस मेन, तो तीनों बुक हो, हरिदेव बाहरी और वासुदेव नंदन। अब ग्रामर पोर्शन वासुदेव नंदन में आपको कवर हो सकता है, हरिदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ। तो कोई भी बुक, संक्षेपण एक बार आप नोट्स बना लेंगे, संक्षेपण होता क्या है, क्योंकि हमें संक्षेपण करना भी है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। शीर्षक कैसे लिखेंगे, नो डाउट। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना, ये भी सिंपल ही है। और अन्य जो है इसमें टॉपिक, इनको एक बार आपको बस नोट्स 100% मेकिंग ज़रूरी है। नोट्स आप बनाएंगे तो एग्ज़ाम के पहले आप रिवाइज कर पाएंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 से 25 पेजेस के नोट्स हो जाएंगे। 20 पेज में अच्छा खासा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा संक्षेप में। तो उम्मीद है आप सभी को ये बेटर। दूसरा, ये अभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि कैसे तैयारी करें या ना करें। तो जो बॉर्डर पे हैं उनके लिए कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है। बाकी जिनको लगता है कि विश्वास है कि हाँ मेरा हो जाएगा, वो तैयारी करें। और जो बॉर्डर पे या जिनको लगता है कन्फ्यूजन की स्थिति में, वो भी तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करेंगे तो ये सिलेबस एक तरीके से आपका PCS प्री का सिलेबस है, या एक बार पढ़ेंगे तो कहीं भी आपका हिंदी आएगा, तो ये वहाँ बेनिफिट देगा ही देगा। साथ ही अगर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बेनिफिट है। तो बैठने से बढ़िया है कि आप सभी तैयारी करते रहें।